आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। आइए हम सभी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान आपका एक खंड है, उसके तहत 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम करते हैं। और इसमें आप लोग 30 क्वेश्चनों के साथ साथ इसमें आप लोग को कई क्वेश्चन और मिलेंगे जो इसके तहत आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपका 23 जनवरी को होने वाला यूपी टेट, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले सी टेट और सुपर टेट की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ। तो क्या होगा, इसका उत्तर देखेंगे। पहले इसको विकल्प देते हैं। बच्चे किस वातावरण में सीखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। जी, ये तो ठीक ही लग रहा है। उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। देखिए, बच्चे कहाँ सीखेंगे, किस वातावरण में सीखेंगे। कड़ा अनुशासन होगा तो एनसीएफ 2005 के नाते ये तो कट जाएगा, क्योंकि कड़ा अनुशासन मतलब आप उसे मारिए, पीटिए, उसको एकदम से मतलब अपने कंट्रोल में रखिए, ये सही नहीं है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ठीक है, लेकिन उतना नहीं ठीक है जितना चाहिए। उन्हें खेलने का मौका मिले, अब हमेशा खेलना भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं पूरी तरह से सही हो सकता। तो आपका बचा क्या, उन्हें अनुभवों एवं भावनाओं को, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। जी बिल्कुल सही है। उनको ही हमने कहा था ना, जीन प्याजे ने आपको क्या बताया। जीन प्याजे जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक स्वयं से सीखता है, मतलब उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए तो उनके अनुभव और उनके भावनाएं को उचित स्थान मिल जाता है, मतलब वो उससे खुद ही सीखना शुरू कर देते हैं, जीन प्याजे कहते हैं। तो ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से समय की पाबंदी को सीखता है कि इतने से इतने बजे के बीच में रहना है, इतने से इतने बीच के बीच चलना है, मतलब क्लास में है, कहने का अर्थ है क्लास में है। तो यह एक उदाहरण किसका है। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर वो अपने अध्यापक से इस चीज़ को सीख रहा है तो इसका मतलब वह उनका क्या कर रहा है, अनुकरण। अगर वो अध्यापक से सीख रहा है तो अनुकरण कर रहा है। अनुकरण, और अनुकरण क्या कहता है कि बालक उन्हीं चीज़ों को सीखता है जो अध्यापक उनको दिखाते हैं, और यह एक प्रकार का प्रेक्षण अधिगम है। प्रेक्षण अधिगम कैसा अधिगम है, प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम क्या होता है, प्रेक्षण अधिगम हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी के द्वारा किए गए व्यवहारों को उसी के अनुरूप प्रकट करने का प्रयास करते हैं, तो वह व्यवहार हमारे अंदर भी झलकने लगता है। इसी को कहते हैं प्रेक्षण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे फेंक देना। इसको स्थानांतरण नहीं कहेंगे, ये चीज़ स्थानांतरण नहीं है, ये चीज़ नहीं है स्थान, ये प्रेक्षण प्रेक्षण अधिगम है। इस क्योंकि एक उसके द्वारा अनुकरित किया गया है, जिसको उन्होंने देखा, जैसा व्यवहार करते हुए उसी के अनुसार उसको सीख लिया। तो यह विद्यार्थी अध्यापक से सीख रहा है, तो यहाँ प्रेक्षण अधिगम होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, रिक्तियां मतलब जो उनमें कमियां रह जाती हैं, जो विद्यार्थियों के सीखने में कमियां रह जाती हैं, उनके निदान करने के बाद, उनके निदान करने के बाद, एक मिनट, उनके निदान करने के बाद कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं, रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान। निदान क्या होता है, निदान का अर्थ होता है कमजोरी को जानना। निदान का अर्थ क्या होता है, कमजोरी को जानना। कमजोरी को जानना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी बीमारी को देखता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको इंजेक्शन लगा दे बिना बिना बीमारी जाने ही आपको इंजेक्शन लगा देगा तो और बीमार हो जाओगे। तो अब आप अड़ ही गए हो कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम करो इलाज। तो भाई वो डॉक्टर कैसे करेगा, तो अगर डॉक्टर भी ढीठ हो गया ना कोई सुई ठोक देगा आपको। तो ऐसे इलाज तो होगा नहीं। तो विद्यार्थियों के सीखने में रिक्तियां जो रह जाती हैं, उनके निदान। निदान का अर्थ मैंने बताया, पहले हम उसकी कमजोरी को पता लगाएंगे क्या कमी है, और जैसे ही कमी का पता लगता है तो हम उसका क्या करते हैं, उपचार। तो देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो सकता है।
सघन अभ्यास कार्य के लिए नहीं, इतना टफ कार्य नहीं देना है, ये तो हो ही नहीं सकता। समुचित उपचारात्मक कार्य कर होना बिल्कुल हो सकता है। समुचित उपचारात्मक कार्य का होना कर सकते हैं, उपचार ही तो करेंगे निदान के बाद, ये सही होगा। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना जैसा कुछ नहीं है। अभिभावक और विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में बताना बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं है। इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? बी, समुचित उपचारात्मक कार्य का होना। आगे देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह इंगित करता है क्या? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई शिक्षक होते हैं तो छोटी छोटी अगर बच्चे गलती करते हैं तब भी गुस्सा कर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। ऐसे लोगों में क्या प्रकार की कमी है, क्या है वो, इसको ही बताना है। तो आप देखेंगे वह बच्चे का शुभचिंतक है। अगर वो क्रोध प्रकट कर रहा है तो शुभचिंतक होगा ही कैसे, पहले ये तो बताइए। उसमें ज्ञान की कमी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज्ञान की कमी हो तभी वह बच्चों को छोटी छोटी गलतियों में डांट रहा है। ज्ञान भी होता है कभी कभी, लेकिन वो पता नहीं उनके अंदर एक संवेदनात्मक रूप से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की गलतियां हैं। वह कुंठित होता है? बिल्कुल नहीं। वह संवेदा संवेदनात्मक रूप में संतुलित नहीं होता है, ठीक है ना। तो संवेदन क्या होता है, ये वाला विकल्प सही है। संवेदन होता है कि उसके संवेग उसके कंट्रोल में यहाँ नहीं है। संवेग 14 होते हैं, हमने आपको बताया था। इंसानों में कितने होते हैं? 14 संवेग होते हैं। मेडुगल ने इसकी अवधारणा दी थी। 14 संवेग किसके पास होते हैं? हमारे पास होते हैं, और जिसमें से वह संतुलित नहीं रह पाता। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर इसमें सही होगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं, इमोशनली डिस्टर्ब है, यह कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम देखेंगे एनसीएफ 2005 इसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको क्या कहते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, जो 2005 में अधिनियमित हुई थी। जब यह 2005 में अधिनियमित हुई तो यह किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। प्रोफेसर कौन थे? यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। और इसको बनाया गया जब, तो किसने इसमें सहयोग किया था? किस संस्थान ने इसका सहयोग किया था? तो एनसीईआरटी, याद रखिएगा किसने किया था? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो एनसीईआरटी ने ही इसकी स्थापना की थी और इसके बनाने का योगदान दिया था कि एनसीएफ 2005 तैयार किया जाए। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस प्रकार से उनका कोर्स निर्धारित करेंगे, कितना उनको उनका बोझ देना है उनके सर पे, कितना मतलब उनको कंट्रोल में रखना, मतलब हर चीज़ों को यहाँ दिखाया गया था। बहुत सारी उसमें चीज़ें थी। एनसीएफ 2005 काफ़ी विस्तृत चैप्टर है, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा। मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे जब टेट के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा तो चैप्टर वाइज बनाऊँगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास समय कम है तो हम केवल क्वेश्चनों पर ही ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही हम हल करते हैं। तो एनसीएफ के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। एनसीईआरटी के सहयोग से बना और इसको जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक चीज़ ख्याल रखना, सही पूछा है, इसका मतलब इन चारों में केवल एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो हम देखेंगे कौन सा सही है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। संवैधानिक संशोधन नहीं है, संविधान में इसका जिक्र वगैरह नहीं है। ये तो केवल बस एक प्रारूप तैयार किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, और यह ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान में इसका उल्लेख है, ऐसा कुछ नहीं है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, मैंने अभी कहा। हाँ, एनसीईआरटी ने ही इसको तैयार किया था, जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब सही है, ये एकदम 100% सही है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ही इसे तैयार किया था और भारत के विद्यालय शिक्षा में यह संस्तुतियों को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। अगला भी विकल्प देख लेते हैं। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित, नहीं, यहाँ यूनेस्को का कुछ रोल नहीं है इसमें, और यह गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी सही है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती हैं, किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः जो है विद्यार्थियों की जो गलतियां हो किसकी ओर संकेत करती हैं, ये आपको बताना है। देखो त्रुटियों से ही हम अधिगम करते हैं। अधिगम अगर हो रहा है तो उसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक है। जीवन में अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो गलतियों का होना अनिवार्य है। ये एक प्रकार की कड़ी है गलती। गलती अगर हम नहीं करेंगे तो हम जीवन में सीख ही नहीं पाएंगे। हम गलतियां जो करते हैं, जो हम भूलते हैं या जो हम मतलब हटा देते हैं अपने दिमाग से, तो वो गलतियां हम करते हैं और बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। इस प्रकार से हम अधिगम को सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे विकल्पों को, वे कैसे सीखते हैं, मतलब ये पूछना यही कहना चाह रहा है कि वे कैसे सीखते हैं, या त्रुटियों की ओर संकेत कर रहा है कि वह क्या सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हो सकता है, ये सही भी है। लेकिन आगे और देख लेते हैं। विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, नहीं नहीं, यहाँ सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई रिलेशन नहीं है आपका भाई, क्योंकि शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक सामाजिक क्या, भी तो फिलहाल वो सीख ही रहा है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं है। सीखने की अनुपस्थिति, भाई सीखेगा तभी तो त्रुटियां हो रही हैं, तो अनुपस्थिति कैसे, यहाँ सीखने की उपस्थिति होनी चाहिए थी, ये तो नहीं। तो आपका विकल्प नंबर ए सही है। वे किस प्रकार सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसमें त्रुटियां देखी जा रही हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। चलिएगा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक बच्चा जो ग्रस्त, किस रोग से ग्रस्त है, मतलब देखिएगा हमको पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता, एक चैप्टर है अधिगम अक्षमता जिसमें कई बीमारियों के बारे में उल्लेख किया जाता है। तो वह सा को सा को सा को क्या कह रहा है, वाज, मतलब उल्टा कर दिया, सा को वाज बोल देता है, ठीक है ना। अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब इन दोनों को देख रहा है तो इनमें वो कंफ्यूज है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये लिखने के रूप में अगर पूछेगा, एक तो किसके रूप में पूछेगा, लिखने में गलती कर रहा है, एक पूछेगा अंतर नहीं कर पा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक कहता है अंतर नहीं कर पा रहा और एक कहता है लिखने में दोष करेगा। तो यहाँ ध्यान से देखना, सा को क्या कह रहा है, देख रहा है वाज, अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर देख रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर देख रहा है। तो हमने देखो आपको पढ़ाया था डिकलेक्सिया, डिकलेक्सिया, डिग्लेक्सिया क्या होता है, डिग्लेक्सिया का अर्थ क्या होता है, आप लोग खुद ही बताइए। डिग्लेक्सिया कैसा दोष है, लिखने संबंधित है, पढ़ने संबंधित है, किस प्रकार का है? तो मैंने बताया था डिग्लेक्सिया होता है, डिग्लेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी दोष। कैसा हो जाता है, पढ़ने संबंधी दोष, पढ़ने संबंधी दोष, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अंतर कर रहा है, नहीं देखने में दिक्कत कर रहा था, यहाँ पढ़ने संबंधी नहीं। और एक चीज़ और हमने आपको बताया था डिस्ग्राफिया, क्या बताया था, डिस्ग्राफिया, ये लिखने संबंधी दोष था। यह कैसा था, लिखने। अगर वह सा को वाज लिखता तो उसके अंदर ये, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है, अंतर स्पष्ट करना। तो यहाँ ना तो डिक्लेक्सिया होगा और ना ही यहाँ क्या होगा, डिस्ग्राफिया। यहाँ होगा क्या, एक शब्द आप मिलेगा, शब्द जम्बलिंग विकार, शब्दों को उलट पलट कर देख लेना, शब्दों को उलट पलट कर देख लेना। जैसे डब्लू को यम देख लेना, डब्लू को क्या देख लेना, यम, यू को यन देख लेना। यह शब्द को जबलिंग मतलब बदल देना है, उसके अंदर ये बीमारी है। तो विकल्प नंबर ए इसमें सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया तब हो सकती है जब हम, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में अगर प्रगति होगी तब जब हम उसे क्या करेंगे, उसकी प्रगति को नियमित रूप से जांचेंगे। चलिए ठीक है, कुछ हद तक ही सही है, ठीक है ना। नियमित रूप से जांचेंगे, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा है। भाई जांचेंगे जरूर, लेकिन इसके साथ ये भी तो देखेंगे कि वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है, उसमें सुधार तो करते जाएं। बार बार वही चीज़ करेगा अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य देंगे, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है फिलहाल, थोड़ी बहुत तो है ही ठीक, लेकिन उतना नहीं। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करेंगे, नहीं भाई। सबसे ज़्यादा अगर इसमें सही लग रहा था, आपको क्या लग रहा है, आप खुद ही बताइए। सबसे ज़्यादा इसमें सही लग रहा है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ उन्हें सुधारात्मक जांच करेंगे, आपकी उसमें क्या सुधार करने हैं क्या नहीं करने हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग से संबंधित है। कोहलबर्ग ने के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्य देखो, सब पहले तो कुछ बातें कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग जो थे, इन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। मतलब नैतिक विकास के बारे में अगर कोई व्यक्ति सबसे अच्छे विस्तार दिया था तो वह था कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अंदर क्या बताया? इन्होंने 3 चरण बताए थे। कितने चरण? 3 चरण, जिसमें प्रत्येक चरण में 2-2 पार्ट थे। अर्थात कुल टोटल उपचरणों की संख्या कितनी हो गई थी? 6। मतलब एक में 2, मतलब एक में 2 तो 3 में कितने? 3 दूनी 6 चरण हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः अगर पूछे तो 3 ही चरण थे जिसमें उन्होंने अध्ययन किया था, जिन्हें उन्होंने नैतिक विकास को बताया था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इन्होंने 3 बातें कही थी। एक इन्होंने कहा था नैतिक दुविधा। क्या बताया था इन्होंने? नैतिक दुविधा। एक इन्होंने नैतिक तर्कणा। क्या बताया था? नैतिक तर्कणा। और इन्होंने एक बताया था नैतिक कार्यवाही। क्या बताया था? नैतिक कार्यवाही। ये 3 याद रखिएगा आप, तीनों का नाम। एक नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा और नैतिक कार्यवाही। ये पूछ लेता है कभी कभी कौन से शब्दावली कोहलबर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन्होंने ये बात कही थी। तो नैतिक विकास के बारे में इन्होंने बताया था, बालक का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। वह नैतिक दुविधाओं में फंसकर नैतिक तर्क पर जाता है और उसके बाद वह उस पर कार्रवाई कर। जैसे आप भी देखिए, आपके पिताजी बीमार हों और आपको दवा की सख्त ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे चोरी करने से पैसा मिल जा रहा है या ऐसे मिल जा रहा है, कोई आपको पैसा भी नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं, मैं चोरी करूँ कि ना करूँ। अगर मैं चोरी करूँगा तो समाज मुझे भला बुरा कहेगा, नहीं करता हूँ तो मेरे पिताजी को दिक्कत आ जाएगी। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा। क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से आप सही सोच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी ना कभी तो एक निष्कर्ष पे जाएंगे ना, क्योंकि पिताजी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपका इंतजार करेंगे, चलो 4 साल बाद तक सोच के तुम चोरी करना, ऐसा नहीं है। तो एक निष्कर्ष पे जाते हो, नैतिक तर्क करते हो और उस तर्क में आप चोरी का चुनाव करते हो तो चोरी कर लेते हो, ठीक है ना। चोरी कर लेते हो, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई होती है। आप देखे होंगे, आपको सज़ा मिलने का प्रावधान, आप सोचते हो मुझे सज़ा मिलेगा, दंड होगा, ये होगा वो होगा। तो ये क्या है? नैतिक कार्रवाई है, ठीक है ना। तो अगर हम कोहलबर्ग के अनुसार देखें, शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इसका कठोर निर्देश, कठोर शब्द नहीं आएगा। धार्मिक शिक्षा जैसा शब्द नहीं है। व्यवहार में स्पष्ट नियम, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जैसे चाहे कहीं भी अच्छे खासे आयोजन हो रहे हैं तो वहाँ उन्हें शामिल कर लीजिए, ठीक है ना। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि सभी गतिविधियों का संचालन क्या कहलाता है? देखिए कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कितनी बार करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सप्ताह में एक बार तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सप्ताह में एक बार ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। और प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक विषय के साथ ही सम्मिलित करवाइए। खैर, अलग से संचालित करना चाहिए, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। अतिरिक्त समय दे ही नहीं सकते बालक को, क्योंकि जितना टाइम NCF और RT 2009 ने तय किया उसी के अनुसार कक्षाओं का संचालन होता है। तो अतिरिक्त समय यहाँ नहीं दे सकते। तो क्या हो जाएगा? सप्ताह में एक बार आयोजन होना चाहिए। और शनिवार का दिन रखा जाता है बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ पे सप्ताह में एक बार ये आयोजन किए जाते हैं। अंताक्षरी खिलाना, नाटक करवाना, खेल कूद, ये सारी चीज़ें सप्ताह में एक बार होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक का अर्थ होता है कि जो मतलब थोड़ा कंट्रोल होके किया जाए। जैसे देखो, आप चढ़ने को, ये सूक्ष्म गतिक नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। दौड़ना भी सूक्ष्म गतिक नहीं है, ज़्यादा फास्ट है। फुदकना भी नहीं हो सकता। हाँ, लिखना हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंदर आता है। सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब
थोड़े टाइम के लिए, जैसे आप लिखते हो कुछ लिखते जाते हो, ऐसा तो है नहीं 4 दिन 5 दिन लगातार या 1 घंटे 2 घंटे या 15 मिनट 20 मिनट लगातार ही लिख रहे जा रहे हो, ऐसा मतलब एकदम से स्पीड ऐसा नहीं है। आराम से सोच के विचार विमर्श करके सब कुछ करते हो, तो ये होता है सूक्ष्म गति कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। भैया 4 में बच्चा है और सदैव चिंतित रहता है, कुंठित रह रहा है, ठीक है ना। तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। ये तो वर्ड आजकल चल ही नहीं रहे। मनोचिकित्सक बात क्यों भाई, क्यों ले जाएंगे उसको, आप खुद ही हल करिए ना एक बार देख के। स्वयं परामर्श की भूमिका, अभी कहा ना स्वयं, देखिए स्वयं परामर्श की भूमिका निर्वहन करेंगे, बिल्कुल स्वयं ही आपको उसका परामर्श बनना पड़ेगा, परामर्शदाता। उसके साथ उसके भाग्य को पर छोड़ देंगे। भाग्य क्या होता है, भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म ही सब कुछ है इस दुनिया में। तो इसमें विकल्प नंबर क्या सही होगा भैया, सी। स्वयं परामर्शदाता बन के आप उसकी भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है। मैंने सूत्र बताया था IQ निकालने का, बुद्धि लब्धांक निकालना है। यहाँ IQ बराबर क्या होता है भैया, MA/CA गुणे 100। MA/CA गुणे 100। MA का मतलब है मानसिक आयु बटे CA का मतलब वास्तविक आयु गुणे 100। इसी सूत्र पे हम लगाएंगे। देखिए MA/CA गुणे 100 इसी पे लगाएंगे। तो MA कितना दिया है, मानसिक आयु 12 वर्ष दी है और शारीरिक आयु कितनी दी है, 10 वर्ष गुणे 100। काट देंगे 10×10 = 100, तो 10 × 12 बराबर 120। कितना आ गया, 120। तो इसका उत्तर कितना सही हो जाएगा, 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित मतलब देखो यहाँ पे है सभी को समायोजित करना, सभी को। समेकित शिक्षा का अर्थ है सभी को शामिल करना, कह सकते हैं शामिल करना, सभी को शामिल करना, ठीक है ना। तो यह किस प्रकार को इंगित करती है, यही पूछ रहा है। सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षण, सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षण नहीं, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण नहीं है। फिलहाल आगे देखते हैं। समान बच्चों और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि भाई हमने कहा था कि सामान्य लोगों के साथ ही अन्य बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो प्रतिभाशाली हों चाहे वो मंदबुद्धि के हों। सभी को एक ही स्कूल में एक ही क्लास में, जो भी जैसे 4 का है 4 में ही, 5 का है 5 में ही, इस प्रकार की शिक्षा उसे प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 का सवाल यहाँ है, विकल्प यहाँ है, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित करता है। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, मतलब उसमें ईमानदारी, उसमें जो है लोगों से कैसे पेश आना है, किस प्रकार बातचीत करना, कैसा व्यवहार दिखाना, ये सामाजिक मूल्य है। शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से, सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से विकसित कर सकता है, चलिए देखते हैं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऐसा नहीं है, ये सब तो नहीं है। आदर्श रूप से बर्ताव करके, जी स्वयं को दिखाएगा तभी तो बच्चा सीखेगा। महान व्यक्तियों में बोलकर बिल्कुल भी नहीं, बोलते रहिए, आप कुछ गलत करेंगे तो गलत ही करेगा ना। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो उन्हें क्या किया जा सकता, आदर्श रूप में बर्ताव, जिस प्रकार स्वयं शिक्षक काम करेगा, स्वयं शिक्षक व्यवहार करेगा, उसी प्रकार से ही बालक व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। चलिए 16वां देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है। मतलब एकल गान तैयार करना है तो लड़कियों को ही वहाँ वरीयता दी जा रही है, या किस प्रकार का है महत्व। तो देखिए क्या है ये भैया, देखो मैंने आपको कहा था लिंग पूर्वाग्रह, जब मैंने आपको चैप्टर बताया था तो उसमें क्या बताया था कि ना तो हम लड़की को ही ज़्यादा आगे रख सकते हैं, ना ही लड़के को ही ज़्यादा, मतलब दोनों का 50-50 योगदान होना चाहिए दुनिया में। मतलब दोनों एक साथ चलने चाहिए। अब पता चले लड़कियों को आगे निकालने के चक्कर में आप लड़कों को ही वरीयता कम कर दीजिए, ऐसा नहीं है। लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे लेकिन 50-50, मतलब आधा आधा, सब दोनों को बराबर एक साथ ही रख के, ठीक है ना। तो यह किस में हमने पढ़ा था, लैंगिक पूर्वाग्रह में। किस में पढ़ा था, लैंगिक पूर्वाग्रह में। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है। चलिए
ये क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत, विकास के कई सिद्धांत दिया गया है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, इस प्रकार से कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं हम विकल्प नंबर कौन सा सही हो सकता है, कौन सा है, यही पूछा। या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं, या निरंतर प्रक्रिया चलती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, गलत। विकास निरंतर चलती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, बिल्कुल सभी हैं, ये गलत लिखा है। सभी होती हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष से अंतः संबंधित होता है, ठीक है ना। अभी आप बीमार हो जाइए, निरंतर नहीं सीख पाते हैं, निरंतर आप विकसित नहीं, मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष से आपसे जुड़ा होता है, ये कहना रहा है, ठीक है ना। लेकिन हर लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका पक्ष आपसे जुड़ा होगा, ठीक है। हाँ, सभी का विकास दर समान नहीं होता जी, यही तो मैंने कहा ना, सभी का एक जैसा विकास नहीं होता है, सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो सबका अपना कैसा होता है, अलग अलग। तो सभी का विकास दर एक जैसा नहीं, विकास हमेशा रेखीय होता नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा रेखीय नहीं होता। चलिएगा आगे देखते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी आपको इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस पाठ में जो आप पढ़ा रहे हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करोगे। भाई मार पीट के बहा तो नहीं दोगे ना ऐसा ना करना आपको, मतलब वहाँ पॉजिटिव ही रहना है। तो देखेंगे शिक्षण विधि बदल देंगे, हाँ कर सकते हैं। जैसे आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं या जिस विधि से पढ़ा रहे हैं वो आप चेंज कर दीजिए, कि जैसे बच्चे को आप स्ट्रिक्टली पढ़ा रहे हैं तो आप उसको मनोरंजन के तहत पढ़ाइए, खेल खेल में समझाइए, तो ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग मिलाकर पाठ को रुचिकर बना सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा से चले जाएं ये तो हो नहीं सकता। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें, क्या अन्य कार्य, अन्य कार्य नहीं, आप अपने शिक्षण को ही बदल दीजिए, शिक्षण विधि को ही बदल दीजिए। आप बोरिंग हो रहे हैं तो उनके लिए शिक्षण, दूसरे शिक्षण विधियों का प्रयोग आप करिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। व्यवहार का करना पक्ष किस पक्ष में आता है, व्यवहार आप किस पक्ष में प्रदर्शित करते हैं। भाई आप देखिए, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो किस रूप से करते हैं, यही पूछा है। आप सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में या गतिक क्षेत्र में, पहले पूछा है गतिक क्षेत्र, तो ठीक है, अच्छी बात है, गतिक क्षेत्र तो होता है ये व्यवहार करना। सीखने में भावनात्मक, भावना से जैसा कुछ नहीं, आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, जब तक आप प्रदर्शित नहीं करोगे व्यवहार में कैसे आएगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ना 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 ना, दिमाग में से तो बिल्कुल, जब तक आप बाह्य रूप से कोई चीज़ प्रदर्शित नहीं करोगे तब तक वह व्यवहार होगा ही नहीं। तो सीखने का गतिक क्षेत्र, जो भी क्रिया आप करोगे वही आपका व्यवहार है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, क्या चीज़ बताइएगा आप इसका उत्तर। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संशोधित करने में, हाँ हो सकता है। विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, हो सकता है लेकिन उतना नहीं। विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ये सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या विद्यार्थियों का आप देख रहे हो, हटाओ इसको। विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना है यह औचित्य स्थापित करने में, ये सब आप कर ही नहीं सकते। पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ये। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संशोधित करना, संबोधित करना, मतलब उनके प्रति जो भिन्न भिन्न आपकी अधिगम शैलियाँ उसको क्या करना, प्रभावी रूप से संबोधित करना, अपने आप को दिखाना कि हाँ हम तुमको समझा लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करता है, विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का क्या कारण हो सकता है। विद्यार्थियों के बीच जो अधिगम शैली वो आप निकाल रहे हो उसका अंतर का क्या कारण हो सकता है, यही पूछ रहा है। शिक्षार्थी का समाजीकरण प्रक्रिया, ना ऐसा नहीं है। विद्यार्थी शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, हाँ वो अंतर अगर स्पष्ट कर रहा है तो खुद विचार कर रहा है विद्यार्थी, ये तो सही है, खुद को ही विचार कर रहा है तभी वो बता पा रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं, बालक का लालन पालन बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण, मतलब वो विचार कर रहा है तभी तो आपका अधिगम शैली को अंतरण कर सकता है, भाई अंतर ला सकता है, सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है, कक्षा 1 में बच्चों के भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। कक्षा 1 के बच्चों को, तो मैंने आपको पे क्या पढ़ाया था, सु बो प ली, ये सूत्र था। सु बो पा ली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना यही क्रम होना चाहिए। तो एक क्रम देखते हैं कहाँ मिल रहा है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना पहले में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मतलब मानव का व्यक्तिगत परिणाम क्या होता है, मानव किस रूप से अपने आप को निकालता है, किस रूप से देखता है, यही आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था आनुवांशिकता और वातावरण के चैप्टर में कि दोनों का अंतःक्रिया ही उसके डेवलपमेंट को दिखाता है। तो डी डी बराबर क्या पढ़ाया था वहाँ पे, आनुवांशिकता गुणे वातावरणीय हेरिडिटी गुणे क्या था उसका इन्वायरमेंट, या ची हेरिडिटी गुणे उसका इन्वायरमेंट। तो ये आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण को अंतःक्रिया से। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं, कक्षा और 2 के जो बच्चे हैं, 1 और 2 की क्लास के बच्चे किससे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो देखिए 1-2 का बच्चा किस अवस्था में होगा, आप कल्पना करिए 7 से 8 वर्ष का बालक होगा, मतलब 6 से 7 8 ऐसे ही हो सकता है। तो ये जीन प्याजे के अनुसार सेट करेंगे, आराम से आप लगा लेंगे, ठीक है ना, जीन प्याजे के अनुसार। तो अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखता है, अमूर्त अनुभव तो उसका 11 वर्ष की अवस्था में जीन प्याजे बता रहे हैं, तो ये अभी तो सीखेगा नहीं। मूर्त, जी बिल्कुल, मूर्त अवस्था की जो अवस्था थी जीन प्याजे के अनुसार वो थी 7 से 11, तो इसी अवस्था में तो है ना, तो मूर्त रूप से अनुभवों से सीखता है, पढ़कर सीखता है, लिखकर सीखता है नहीं, मूर्त अनुभवों से, जैसा वो देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से उसी के अनुसार वह सीख रहा है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, यही कह रहा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में गाल्टन महोदय ने शुरुआत की थी, किसमें की थी, गाल्टन महोदय ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक, अपनी इनकी पुस्तक का नाम क्या था, जल्दी बताइए, इनकी पुस्तक का नाम था हेरिडिटी जीनियस, हेरिडिटी जीनियस, हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस में इन्होंने क्या बताया था, व्यक्ति विभिन्नता बताया था, ठीक है ना। शिक्षार्थी किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, या शिक्षक, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं ऐसा तो ज़्यादा नहीं सही है कि अधिगम के एक समान बल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, 25, हाँ ठीक, अधिगम को एक समान गति पर बल देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करता है, ये भी नहीं सही है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपना थोड़ी बना सकता है, समाज के बड़ों का सम्मान करना। कहाँ पे चले गए हम हम हल कर रहे थे 25 नंबर क्वेश्चन। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। कठोर अनुशासन, ये भी नहीं है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से क्या उसकी व्यक्ति विभिन्नता कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना, सीखने की विभिन्न अनुभवों को हम क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, शिक्षा के संदर्भ में आपका समाजीकरण सोशलाइजेशन किस प्रकार होता है शिक्षा में, यही बताना है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करके, ठीक है भाई, जीन प्याजे के अनुसार यहाँ भी काम हो रहा है। सामाजिक मानदंड का सदैव पालन करके, बिल्कुल नहीं। अपने सामाजिक मानदंड बना करके, नहीं। बड़ों का सम्मान करके, नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करके, अनुकूलन और समायोजन मैंने आपको पढ़ाया था। अनुकूलन क्या होता है, किसी भी अवस्था में अपने आप को ढाल लेना, क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, समावेशन और समायोजन, समावेशन और समायोजन। तो समावेशन और समायोजन 2 इनके चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना, ठीक है ना, और समायोजन करना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है। प्राथमिक शिक्षक, अगर देखेंगे प्राथमिक स्तर पे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, शिक्षण विधियों में समझता विषय का ज्ञान होना चाहिए, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तीनों कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। धैर्य और लगन होना चाहिए। आप कहेंगे धैर्य और लगन क्या होना है, धैर्य और लगन से क्या होगा, बिल्कुल भाई मैं बताता हूँ। प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, बच्चे बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, मतलब उन्हें आप पाबंदियों में नहीं रख सकते हैं,
वो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते हैं, आप देखते होंगे बहुत ही ज़्यादा शोर वगैरह उनका कक्षा में अगर आप गए होंगे टीचिंग करने तो आप अनुभव किए होंगे। तो वहाँ पे धैर्य होना चाहिए और उनको पढ़ाने का एक जज्बा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, हम इन्हें सिखा लेंगे। तो यह एक प्रकार का क्या है, सही उत्तर है। नहीं तो आप मार देंगे, पीट देंगे, इससे सोचिए हम उनको चुप करा ले जाएँ तो ये आपका बहुत गलत आदत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आदेश हमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें धैर्य और लगन ये होना चाहिए। चलिए विकल्प आगे देखते हैं। 28 नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है। भाई नर्सरी की कक्षा शुरू करनी हो, जिसको आप LKG UKG जैसे शब्द आप यूज करते हो, तो आपको कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है। इसको आप लोग स्वतः एक बार दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। मेरा प्रिय मित्र, नाना, ऐसा नहीं है। मेरा पड़ोस, ठीक है हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं। मेरा विद्यालय, विद्यालय तो जा ही नहीं रहा, मतलब जा रहा है लेकिन वो एक विद्यालय नहीं है, वो परिवार की समान है। मेरा परिवार किसके समान है भाई, वो परिवार के समान है, क्योंकि परिवार ही उसकी नर्सरी की शुरुआत है, ठीक है ना। वहीं पे सबसे अच्छी तरह सीखता है। और प्रथम शिक्षक उसका, प्रथम शिक्षिका जिसे आप कहते हैं कौन होती है, उसकी माँ। माँ ही हमारी क्या है, सबसे पहली शिक्षक, ठीक है ना। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हमारी पहली शिक्षक कौन है, माँ है। हमारा पहली बार समाजीकरण कहाँ होता है, परिवार में। हमारा सबसे पहला समाजीकरण कहाँ होता है, परिवार में, फिर आस पड़ोस में, फिर द्वितीयक रूप से विद्यालय में। द्वितीयक रूप से हमारा समाजीकरण कहाँ होता है, विद्यालय में होता है, ठीक है ना। तो पहला परिवार और आस पड़ोस, दूसरा कहाँ होता है, द्वितीयक कहाँ होता है आपका भैया, विद्यालय में, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का विस्तार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पियाजे, पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट विकासात्मक सिद्धांत इनका है, जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का बहुत ही अच्छा उल्लेख, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो आप पढ़ते हो, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो इन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तृत किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने 4 प्रकार के चरण बताए थे। पहला चरण था संवेदी चरण, या जिसको आप इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हो, जो जन्म से क्या था, 2 वर्ष, जन्म से क्या था, 2 वर्ष। फिर अगला इन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको आप प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हो, या था 2 से लेके 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम देखेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था 7 से लेके 11 वर्ष। ये जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 100%। 7 से लेके 11 वर्ष तक था। और औपचारिक यानी जो आप लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, इसको हम क्या कहते थे, 11 से लेके 15 वर्ष या 16 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। तो ये 4 चरण इन्होंने बताए थे। इन चारों चरणों में मैंने आपको संवेदी प्रेरक जो चरण बताया था, इसका सही भी उत्तर होगा। इसमें मैंने कहा था कि बालक 18 से 24 माह, माह है ये दिन, इसको साल मत ले लेना, महीना। 24 से 28 जब 28 से 24 महीना जो है लास्ट जो चरण होता है इस संवेदी प्रेरक का, क्योंकि संवेदी प्रेरक को हम भी 4 उपखंडों में बांटे थे। तो जिसमें लास्ट चरण क्या था, 18 से 24 माह। इसमें ही बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन वो किस में हो जाता है, वह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो लेकिन यहाँ इसका उत्तर नहीं होगा, यहाँ प्रदर्शित करना होना तो संवेदी प्रेरक का। हाँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ विकल्प जो सही होगा क्या होगा, आप लोग खुद ही बताइएगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, सुगम करता, अनुदेशन करता, परिशिक्षक, नियंत्रक। नियंत्रक नहीं होगा, अनुदेशन भी नहीं करता है, प्रशिक्षक भी नहीं होता है, सुगम करता होता है। वह सरल बनाता है, सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाता है, सरल बनाता है, जिससे बालक क्या होता है, सरलता से सीखता है। तो ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पहला वीडियो था मेरा, तो अगर आपको पसंद आया हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी कर दीजिए सबके पास, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। मैं आने वाले 23 जनवरी के बाद की परीक्षा के बाद से चैप्टर वाइज आपको मनोविज्ञान की सारी श्रृंखला देने वाला हूँ। पूरा चैप्टर पूरा आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। बेहतरीन ढंग से आपको मिलेगा और एक अच्छे उदाहरण देकर सब कुछ अच्छे ढंग से आपको समझाऊँगा। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स भी कर देना, अपना क्वेश्चन भी रख देना, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। तो धन्यवाद, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो, आप परीक्षा में सफल हो, ऑल द बेस्ट।